भाई, मुझे वह खेल मिल गया जो तुम चाहते थे, किशोरी ने बिस्तर पर लेटे हुए युवक के बगल में खुशी से कहा। उसके हाथ में एक बड़ा हेलमेट था जो बाइक के हेलमेट जैसा दिख रहा था, लेकिन साइंस फिक्शन जैसा लग रहा था। युवक की आंखें बंद थीं, ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा है, लेकिन लड़की बोलती रही, लो, मैं इसे पहनने में तुम्हारी मदद करती हूँ। लड़की उस बड़े बिस्तर पर चढ़ गई। जब छोटी ईसा पर 4 लोगों का पूरा परिवार बैठ सकता था, और उसने उसका सिर उठाया तथा उसके सिर पर वह हेलमेट रख दिया जो उसने तैयार किया था। धन्यवाद, युवक ने अंततः कर्कश आवाज में कहा जब उसने धीरे से उसका सिर नीचे रख दिया। लड़की मुस्कुराई और उसके बालों को प्यार से सहलाया ताकि उसे परेशानी न हो। भाई, हालांकि मैं इस हफ्ते स्कूल में व्यस्त रहूंगी, लेकिन अगले हफ्ते जरूर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैं बाद में वापस आऊंगी, इसलिए तब तक मजे करो। इन शब्दों के बाद वह हेलमेट के किनारे बटन को छूने के लिए गई और युवक को अकेला छोड़ने से पहले कुछ क्षण प्रतीक्षा की। बटन दबाने के कुछ ही सेकंड बाद युवक का शरीर वास्तविक दुनिया में नींद जैसी स्थिति में चला गया। वह अब अपने कमरे की खास खुशबू को महसूस नहीं कर सकता था या अपने शरीर पर कंबल के वजन को महसूस नहीं कर सकता था। इसके बजाय वह खुद को खड़ा हुआ महसूस कर सकता था, ऐसा कुछ जिसे उसे कई सालों से अनुभव करने का मौका नहीं मिला था। उसके सामने की दुनिया अधिकतर काली थी, बिना तारों वाले रात्रि आकाश की तरह, और वह अपने ऊपर तैरती हुई सफेद संख्याओं को देख सकता था जो धीरे धीरे उल्टी गिनती कर रही थी। 10:01, 10:00 श्लोक 9:59। मैं देख सकता हूँ, मैं अपने अंगों को महसूस कर सकता हूँ, मैं अब अंधा या अपंग नहीं हूँ। इस अंधेरे में युवक टूट गया, भावुक हो गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। वह एक असाध्य बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसके कारण वह 7 वर्ष की आयु में अंधा हो गया तथा 13 वर्ष की आयु में अपंग हो गया। अब वह 18 वर्ष का है तथा पिछले 5 वर्षों से वह अपने बिस्तर पर लेटा रहता है तथा वहां लेटे रहने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ है। यह एक ऐसा विभत्स तथा अकल्पनीय जीवन था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हालांकि इस युवक ने, जिसने अपने जीवन का आधे से अधिक समय प्रकाशहीन दुनिया में बिताया है, वह अपनी छोटी बहन की वजह से निराशा के बिना जीवन जीने में सक्षम हो पाया, जिसने बिना किसी शिकायत के हर दिन उसका साथ दिया। तो ये दुनिया का पहला 100% विसर्जन वाला VRMMORPG है ना? जब उन्होंने पहली बार अपनी छोटी बहन से इस खेल के बारे में सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। एक ऐसा खेल जो व्यक्ति के दिमाग के अंदर काम करता है, जिससे व्यक्ति को एक भी अंग हिलाए बिना दूसर बड़ी ही दुनिया में रहने की अनुमति मिलती है। कौन विश्वास करेगा कि ऐसी अविश्वसनीय और उन्नत तकनीक मौजूद हो सकती है? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस उच्च तकनीक वाली तकनीक को सबसे आम परिवारों के लिए भी सस्ती घोषित किया गया था। पहले तो यह अकल्पनीय था, लेकिन इसे प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद युवक इस पर विश्वास ही कर सका। 219, 218। जैसे जैसे युवक अपने अंगों को हिलाने की भावना से परिचित होने की कोशिश करता है, उल्टी गिनती कम होती जाती है। हालांकि शुरू में यह मुश्किल था, यहाँ तक कि हर कुछ कदम के बाद वह लड़खड़ा भी जाता था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने शरीर से फिर से परिचित हो गया। 3, 2, 1, 0। कल्टीवेशन ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जैसे ही सिस्टम का नोटिस दिखाई दिया, काली जगह जल्दी से चमक उठी, एक चमकदार सफेद कमरा बन गया और युवक के ठीक सामने हवा में से एक दरार दिखाई दी जो कांच की खिड़की के टूटने जैसी लग रही थी। ट्रैक ट्रैक ट्रैक, दरार लगातार बड़ी होती गई, अंततः इतनी बड़ी हो गई कि उसमें एक वयस्क समा सकता था। अचानक बड़ी दरार पूरी तरह से टूट गई, जिससे उसके पीछे का अंधेरा प्रकट हो गया और एक सुंदर स्त्री, जिसका शरीर सुडौल और सुडौल था, धीरे धीरे दरार के भीतर से बाहर निकली, जो किसी दूसरी दुनिया से आई देवी की तरह लग रही थी। ये है, युवक केवल चकित होकर देख सकता था, क्योंकि वह सुंदर महिला जो अभी अभी दरार वाली जगह से बाहर आई थी, उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। अपरिचित लाल और सुनहरे वस्त्र पहने हुए उसका शरीर कोमल और सुंदर था। उसके चेहरे की विशेषताएं तीक्ष्ण, सम्मित और अद्वितीय हैं। कुल मिलाकर वो एक दूसरी दुनिया की देवी की तरह लग रही थी। हालांकि उसकी सभी परिपूर्ण विशेषताओं के बावजूद उसकी नज़र दोस्ताना नहीं थी। वह अपनी सुनहरी आंखों से उसे घूर रही थी जो प्रभुत्व की भावना से भरी हुई थी, और उसकी आभा एक अत्याचारी शक्ति से चमक रही थी जिसे युवक समझ नहीं सका। हे नश्वर, इस पर अपना हाथ रखो, सुंदरी ने उससे एक शासक के लिए उपयुक्त ठंडी आवाज में बात की, और युवक ने देखा कि कैसे उसने पतली हवा से एक क्रिस्टल बॉल को बाहर निकाला। ठीक है, यह मानते हुए कि वह एक एनपीसी थी, युवक ने उसके निर्देशों का पालन किया और बिना ज्यादा सोचे समझे अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रख दिया, और क्रिस्टल बॉल के अंदर शब्द प्रकट होने लगे। नाम, खेती, कोई नहीं। विरासत, कोई नहीं। रक्त रेखा, कोई नहीं। शारीरिक बनावट, स्वर्गीय परिष्कृत शारीरिक बनावट। शारीरिक शक्ति 34, मानसिक शक्ति 275, आत्मिक शक्ति 1210।
शारीरिक सुरक्षा 10, मानसिक रक्षा 1121, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्रिस्टल बॉल में जानकारी देखकर सुंदरी के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए, उसकी स्पष्ट आंखें अविश्वास से भर गईं। स्वर्ग को परिष्कृत करने वाला शरीर। क्रिस्टल बॉल को अपनी मुट्ठी में लिए हुए उसके हाथ कांपने लगे। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसकी आत्मा की शक्ति आत्मा योद्धा के पद पर है, जबकि वह केवल एक नश्वर है और उसके पास कोई साधना नहीं है। नहीं, यह उसके शरीर की तुलना में कुछ भी नहीं है। इस सुंदरी को इससे पहले कभी इतना सदमा नहीं लगा था, यहां तक कि उसका शरीर कांपने लगा था। क्या कुछ गड़बड़ है? युवक ने उसकी खामोशी और उत्तेजित भाव देखकर उससे पूछा। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचने लगी, इससे पहले कि दूसरे लोग उसे ढूंढ लें, मुझे उसे अपने गुट में शामिल कर लेना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? उसने गंभीर भाव से उससे पूछा। आप मुझे हितेश कह सकते हैं। ये टोकन ले लो और इसे अपने पास रखो जब तक हम अगली बार नहीं मिलते। सुंदरी ने हवा से एक जेड पदक निकाला और अचानक उसे उसकी ओर फेंक दिया। मेरे पास यहाँ ज्यादा समय नहीं बचा है, सुनिश्चित करें कि आप टोकन न खोएं, मैं आपसे फिर मिलूंगी। हाँ, रुको, मेरे पास कुछ है। इससे पहले कि हितेश उससे कोई सवाल पूछ पाता, वह सुंदरी टूटे हुए छेद में वापस चली गई और हवा में दरार के साथ गायब हो गई। कितना अजीब एनपीसी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने खाली जगह पर नजर डाली। चरित्र मूल्यांकन पूरा हो गया है। 10 सेकंड में टेलीपोर्टेशन होगा। 002, 001। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचा, हितेश की दृष्टि अचानक मुड़ गई, जिससे उसे हल्का सिरदर्द होने लगा। जब उसने पलक झपकाए और अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को किसी तरह के मंच पर पाया, जहां उसके जैसे ही सफेद लबादे पहने कई लोग एक विशाल क्षेत्र में इकट्ठे हुए थे। यह ऑनलाइन खेती है। जब उसने बादलों के ऊपर आसमान में तैरते हुए पहाड़ों को देखा और ऐसा लगा जैसे इन तैरते पहाड़ों पर घर बने हुए हैं, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्वागत है नश्वर, मैं एल्डस सोंग हूँ। ये सुनिश्चित करने का प्रभारी हूँ कि इससे पहले कि आप सभी इस जगह को छोड़ दें और इस विशाल दुनिया में साहसिक कार्य करें, आपके दिमाग में एक लक्ष्य होगा कि आप यहाँ क्या करना चाहते हैं। नीले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक तेज आवाज में सभी का अभिवादन किया, जिससे वहां मौजूद हर कोई अपनी आंखें ऊपर की ओर देखने लगा। वह उड़ रहा है। वह तलवार पर खड़ा होकर सचमुच उड़ रहा है, लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा। एल्डर सोंग मुस्कुराए और बोले, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इस दुनिया के बारे में समझा दूं, साधना की दुनिया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वर्गीय महाद्वीप है और हम वर्तमान में पर्वत 96 पर हैं। आपको यहाँ ले जाने से पहले सभी को हमारी दुनिया के एक प्रतिनिधि से मिलना चाहिए था, जिसने आपको एक मूल्यांकन दिया था। यह आपकी चरित्र स्थिति है। यह आपको अपने बारे में लगभग सब कुछ बताता है। हम मूल बातों से शुरू करेंगे। इस दुनिया में मनुष्य और राक्षस अपने शरीर और मन को आत्मा क्यूई के साथ विकसित करते हैं, जो उन्हें अलौकिक छोटी ई का शक्तियां प्राप्त करने की अनुमति देता है। हम उनके जैसे लोगों को कल्टीवेटर कहते हैं, और आप जितनी उच्च साधना तक पहुंचते हैं, आप इस दुनिया में उतने ही मजबूत होंगे। विरासत और रक्तरेखाएं विशेष सुविधाएं हैं, जिन्हें बाद में प्राप्त किया जा सकता है यदि आप काफी भाग्यशाली हैं। जहां तक काया की बात है, यहां हर किसी के पास एक होना चाहिए। ये बेकार है या नहीं, यह आपको बताएगा। एल्डर सोंग ने अपनी लंबी आस्तीन हराए और हजारों ताबीज वहां मौजूद लोगों की ओर उड़े। इसे अपने विचारों से सक्रिय करो, एल्डर सोंग ने कहा। भीड़ ने उनके निर्देश का पालन किया और इसके तुरंत बाद जोरदार जयकारे गूंज उठे। इसमें लिखा है कि मेरी काया पृथ्वी के समान है। इसका क्या मतलब है? एल्डर सोंग ने उस युवक की ओर देखा जो अभी बोल रहा था और उससे कहा, 10,000 में से एक संभावना है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी श्रेणी के शरीर के साथ पैदा हो। बधाई हो, तुम वही हो जिसे हम प्रतिभाशाली कहते हैं। बड़े फिजिक्स की कितनी रैंक है? फिजिक्स के रैंक में नश्वर, पृथ्वी, स्वर्ग और दिव्य शामिल हैं। बड़े नश्वर रैंक काया का क्या मतलब है और रैंकों के बीच क्या अंतर है? एल्डर सोंग एक पल के लिए चुप रहे, फिर मुस्कराते हुए बोले, नश्वर शरीर होने का मतलब है कि आप केवल साधारण हैं, लेकिन सांसारिक शरीर होने का मतलब है कि आप प्रतिभाशाली हैं। अंतर स्पष्ट है। आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों से कमतर हैं जिनके पास आपसे बेहतर शरीर है। आप जितने अधिक प्रतिभाशाली होंगे, एक साधक के रूप में आपके लिए यह उतना ही आसान होगा। उनके शब्दों से कई लोगों के चेहरे उतर गए, विशेषकर उन लोगों के जो नश्वर शरीर वाले थे। क्या हमारी शारीरिक बनावट बदली जा सकती है? किसी ने अचानक पूछा। शारीरिक बनावट को बदला जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी और कष्टकारी है, इसलिए अधिकांश लोग अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं। लोगों ने ये सुनकर राहत की सांस ली कि उनका नश्वर शरीर बदला जा सकता है। क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसके पास दिव्य शारीरिक योग्यता है? एल्डर सोंग की आंखें उम्मीद से चमक उठीं, लेकिन जब किसी ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उनकी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई।
किसी व्यक्ति के पास दिव्य शरीर होने की संभावना 100 मिलियन में एक है, एक ऐसी प्रतिभा जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसी प्रतिभा मात्र 1000 लोगों के बीच नहीं दिखाई देगी। उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। बड़े, मेरे पास स्वर्ग श्रेणी का शरीर है, एक व्यक्ति ने अचानक जोर से कहा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। हो, स्वर्गीय शरीर के प्रकट होने की संभावना लाखों में एक है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, युवा प्रतिभाशाली। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेन मिंग है, सुंदर युवक ने उत्तर दिया। शेन मिंग? क्या वह रॉयल एंटरटेनमेंट के सीईओ शेन ली का सबसे बड़ा बेटा नहीं है? वहां मौजूद कुछ लोगों ने उस खूबसूरत युवक को पहचान लिया जिसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह असल जिंदगी में दिखता है। क्या आपको उस प्रतिनिधि से कुछ मिला जिसने आपका मूल्यांकन किया था? एल्डर सॉन्ग ने बड़ी दिलचस्पी से उनसे पूछा। हाँ, मैंने किया था। शेन मिंग ने यह तथ्य नहीं छिपाया और उसे सच बता दिया। मुझे ये थैली प्रतिनिधि से मिली थी। ओहो, यह एक भंडारण थैली है जिसका उपयोग वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको लाभ पहुंचा सकती हैं। हालांकि केवल साधक ही इसका उपयोग करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, यदि आप उस व्यक्ति से फिर से मिल सकते हैं जिसने आपको वह उपहार दिया था, तो वे आपको अपने संप्रदाय के लिए एक शिष्य के रूप में भी भर्ती कर सकते हैं। संप्रदाय? तुम्हारा मतलब संघों जैसा है? संप्रदाय एक ऐसा स्थान है जिसे एक व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा अपने शिष्यों को शक्तिशाली साधक बनाने के उद्देश्य से बनाया जाता है, मूल रूप से साधकों के लिए एक विद्यालय। एल्डर सॉन्ग ने संक्षेप में समझाया। क्या यही है? क्या किसी और के पास स्वर्ग जैसी काया नहीं है? एक पल की खामोशी के बाद एल्डर सॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और खुद से सोचा, ये कितनी अफसोस की बात है कि यहाँ हजारों लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति निवेश करने लायक है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि उसे वह स्टोरेज पाउच किसने दिया था। अगर मैं उनका लक्ष्य चुरा लूं तो यह मेरे लिए असभ्यता होगी और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज भी कर सकता हूं जिसे मैं नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। आपको जाने देने से पहले मैं यहां मौजूद सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस दुनिया में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ताकत, रुतबा, धन, सुंदर पुरुष, सुंदर महिलाएं? मुझे बताएं, दूसरी दुनिया से आए मनुष्यों। मैं भी आपकी तरह उड़ना चाहता हूं। मैं शक्ति की कामना करता हूं। मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं। मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं एक पहाड़ बना सकूं। मैं अपनी दोनों बाहों में सुंदर महिलाओं को लेकर घूमना चाहता हूं। मैं चाहती हूं कि सुंदर पुरुष मुझे लाड़ प्यार करें। लोगों की इच्छाएं सुनकर एल्डर सॉन्ग मुस्कुराए। अगर आप इस तरह की दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं तो आपके पास ताकत होनी चाहिए। इस दुनिया में ताकतवर कमजोरों पर राज करता है। अगर आप ताकतवर हैं तो धन और प्रसिद्धि स्वाभाविक रूप से आएगी। अगर आप ताकतवर हैं तो लोग आपके पास आएंगे। मेरे शब्दों को याद रखें, युवा, ये दुनिया कमजोर और हीन को नीची नजर से देखती है, केवल ताकतवर का सम्मान करती है। ताकत होने का मतलब है कि आपके पास सब कुछ है। तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? एल्डर सॉन्ग ने नीचे खड़े लोगों की तरफ संकुचित नजर से देखा, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। साधकों, हम साधक शक्ति, धन, प्रसिद्धि और सम्मान के प्रतीक हैं। हम इस दुनिया के नियम हैं। कृष्ण, क्या ये किसी प्रकार का वर्ग है? लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। बड़े भाई, मैं साधक कैसे बन सकता हूँ? एल्डर सॉन्ग मुस्कुराया। ये वास्तव में सरल है। उसने अचानक अपनी आस्तीन लहराई और हजारों चमकते हुए गोले नीले रंग से प्रकट हुए और लोगों की ओर उड़े और सीधे उनके माथे पर, उनके मस्तिष्क में डूब गए। मैंने अभी अभी तुम्हें साधना करने की सारी विधि बताई है। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम साधना करना चाहते हो या नश्वर बने रहना चाहते हो। एल्डर सॉन्ग ने फिर से अपनी आस्तीनें लहराई और समूह से बहुत दूर नहीं 4 पोर्टल दिखाई दिए। प्रत्येक पोर्टल एक महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इस दुनिया में हमारे पास 4 महान महाद्वीप हैं, जिनमें ये स्वर्गीय महाद्वीप शामिल नहीं है। एक बार जब तुम अंदर कदम रखोगे तो ये तुम्हें इन 4 महान महाद्वीपों में से किसी एक स्थान पर बेतरतीब ढंग से ले जाएगा, लेकिन मुझे भी ठीक से पता नहीं होगा कि तुम कहाँ उतरोगे, इसलिए ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। आपने सीखा बुनियादी क्यूई एकत्रीकरण तकनीक। रैंक नश्वर, महारत स्तर 1। विवरण, हर सेकंड एक क्यूई अवशोषित करता है। केवल कमल की मुद्रा में बैठने पर ही सक्रिय किया जा सकता है। अब भाग जाओ। मैंने अपना बहुत कीमती समय तुम नश्वर लोगों से निपटने में खर्च कर दिया है। तुम यात्रा करते हुए इस दुनिया के बारे में और अधिक जानोगे। भले ही मैं अपनी बची हुई उम्र का उपयोग कर लूं, मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा। अपनी आस्तीन की एक और लहर के साथ वहां मौजूद सभी लोग पोर्टल की ओर उड़ने लगे, जैसे कि उन्हें अपनी ओर खींचा जा रहा हो। आह! सदमे से भरी चीखें गूंज उठी और जो लोग पोर्टल में प्रवेश कर गए, वे जल्द ही इस विशाल और अज्ञात दुनिया में बेतरतीब ढंग से प्रकट हो गए।
पोर्टल में फेंके जाने के बाद हितेश को फिर से हल्का चक्कर महसूस हुआ और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह जंगल के बीच में पहुंच गया। ये कहाँ है? क्या कोई नक्शा है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ? अचानक उसके सामने पानी से अलग 4 बड़े महाद्वीपों वाला एक बड़ा नक्शा प्रकट होता है। पूर्वी महाद्वीप। नक्शे से उसे यही एकमात्र जानकारी मिल सकी, बाकी सब कुछ काला हो गया था। हितेश ने अपना सिर झुकाकर चमकते आसमान की ओर देखा और आह भरी। मैं उससे अपने शरीर के बारे में नहीं पूछ पाया। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि शरीर के सिर्फ 4 स्तर होते हैं, नश्वर, सांसारिक, स्वर्गिक और दिव्य। तो मेरा शरीर इन 4 में से किसी भी स्तर का क्यों नहीं है? क्या मेरा कोई खास शरीर है? उसके हाथ में एक ताबीज था जिस पर ये शब्द लिखे थे। स्वर्ग परिष्कृत काया, रैंक आकाशीय, चरित्र स्थिति। हितेश ने अपन एमन के माध्यम से सिस्टम कमांड को सक्रिय किया जैसा उसने तावीज के साथ किया था। नाम हितेश। खेती कोई नहीं, विरासत कोई नहीं, रक्त रेखा कोई नहीं, शारीरिक बनावट स्वर्गीय परिष्कृत शारीरिक बनावट, शारीरिक शक्ति 34, मानसिक शक्ति 275, आत्मिक शक्ति 1210, शारीरिक सुरक्षा 10, मानसिक रक्षा 1121। ये आंकड़े क्या करते हैं? उसने बहुत सोचा, लेकिन अफसोस बिना किसी गाइड या सिखाने वाले के वह अनभिज्ञ था। इस खेल के निर्माताओं ने जो कहा उसके अनुसार कोई गाइड या मैनुअल नहीं होगा जिससे हम खिलाड़ियों को इस खेल के बारे में खुद ही सीखना होगा। इस तरह के खेलों में लेवलिंग सिस्टम होना चाहिए, लेकिन अनुभव बार कहाँ है? मेरा स्तर क्या है? ये गेम खेलने से ज्यादा वास्तविकता जैसा लगता है। हितेश ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद किया और खोला। टकराना। अचानक उसने पास के एक पेड़ पर मुक्का मारा। आह, ये वाकई दर्दनाक है। क्या यह इसलिए दर्दनाक है क्योंकि यह गेम मेरे मस्तिष्क को दर्द के संकेत भेज रहा है, जिससे उसे विश्वास हो रहा है कि मैं वास्तव में एक असली पेड़ से टकरा रहा हूँ? यह डरावना है, चाहे मैं इसके बारे में कुछ भी सोचूं। अगर उसे तलवार से वार कर दिया जाए तो क्या होगा? कैसा लगेगा? वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। माफ करना, वहां वाला भाई। अचानक हितेश के पीछे एक मीठी आवाज गूंजी जिससे उसने अपना सिर घुमा लिया। उसके ठीक पीछे लाल वस्त्र पहने एक प्यारी सी बच्ची खड़ी थी जो लगभग 10 वर्ष की लग रही थी। उसके एक हाथ में लाल गेंद और दूसरे हाथ में एक किताब थी। वह बिना कोई आवाज किए मेरे पीछे इतनी करीब कैसे आ गई? मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। और इतनी छोटी लड़की यहाँ बीच में क्या कर रही है? शायद आसपास कोई शहर है। हितेश उत्सुक हो गया। क्या आप एनपीसी या खिलाड़ी हैं? उसने उससे पूछा, जिसने हैरान भाव से अपना सिर बगल की ओर झुका लिया। एनपीसी, खिलाड़ी। जिया हुआ है, छोटी लड़की ने जवाब दिया। तो आपका नाम जिया हुआ है? हो, मेरा नाम हितेश है। भाई हितेश यहाँ कैसे आ गए? उसने अचानक उत्सुकता भरी निगाहों से पूछा, मानो वह अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को पहली बार देख रही हो। अंदर आओ, हम बाहर हैं, है ना? उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हम मेरे परिवार के बगीचे के अंदर हैं। हम बगीचा? हितेश उसके जवाब पर अचंभित हो गया। ये जंगल तुम्हारा बगीचा है? उसने सिर हिलाया। अगर जंगल जैसी दिखने वाली यह जगह उसके परिवार का बगीचा है तो घर कितना बड़ा होगा? वह इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। हालांकि यह अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन इससे यह भी पता चलता था कि उसके जैसी छोटी लड़की यहाँ क्यों आई होगी। बात करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी बूढ़े आदमी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ टेलीपोर्ट किया था। उसने बिना ज्यादा पागल हुए समझाने की कोशिश की। मैं तुरंत चला जाऊंगा, तो क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? लेकिन उसकी उम्मीदों से हटकर छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया। भाई हितेश, जब आप पहले से ही यहाँ हैं तो आप जिया हुआ के साथ क्यों नहीं खेलते? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? उसे उससे ऐसे अनुरोध की उम्मीद नहीं थी। जियो हुआ हमेशा अकेली रहत बड़ी ही है और उसके लिए खुद के साथ खेलना उबाऊ है। आपका परिवार कैसा है? वे हमेशा व्यस्त रहते हैं और जिया हुआ के साथ नहीं खेल सकते। क्या ऐसा है? हितेश को उस पर तरस आ गया। अगर उसकी छोटी बहन न होती तो वह खुद भी बहिष्कृत हो जाता। इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि अकेले रहना कैसा होता है। ठीक है, ये बड़ा भाई तुम्हारे साथ खेलेगा। उसने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। अपनी बीमारी के कारण वह अपने अंग को हिलाने में भी असमर्थ था। उसे अपनी छोटी बहन के साथ खेलने का समय नहीं मिला जब वह छोटी थी, इसलिए उसने इसे अनुभव करने के अवसर के रूप में देखा कि अगर वह उस बीमारी के साथ पैदा नहीं हुआ होता तो कैसा होता। सच में, तुम जिया हुआ के साथ खेलोगी? उसकी आंखें आसमान में छोटे सितारों की तरह चमक रही थीं और उसका उज्ज्वल भाव इतना प्यारा था कि वह सबसे क्रूर हत्यारों के दिलों को भी नरम कर सकता था। अरे, तुम क्या खेलना चाहते हो? तो जिया हुआ तुम्हारी ओर गेंद फेंकेगा और तुम उसे वापस फेंक दोगे, ठीक है? उसने किताब नीचे रखी और उसे गेंद दिखाई। मुझे कुछ दूर जाने दो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और बिना किसी देरी के
दोनों ने गेंद फेंककर खेलना शुरू कर दिया और इसके तुरंत बाद एक खुश छोटी लड़की की हंसी जंगल में गूंजने लगी। जब हितेश अपना समय एक रहस्यमयी छोटी लड़की का मनोरंजन करने में बिता रहा था, तब अन्य खिलाड़ी या तो खुद को मजबूत कर रहे थे या इस दुनिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस नए गेम में हर कोई अपने दोस्तों और प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की होड़ में था, खासकर वे जो पेशेवर बनना चाहते हैं और उन्हें बाकी सभी से आगे रहना होता है। मिनट जल्दी ही घंटों में बदल गए और जबकि हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा था, हितेश ने छोटी लड़की के साथ खेलना जारी रखा। इस छोटी सी बच्ची में कितनी जबरदस्त सहनशक्ति है। हम कई घंटों से इस गेंद को आगे पीछे फेंक रहे हैं, फिर भी इसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं है। यहां तक कि उसके छोटे से शरीर पर भी थकान का कोई निशान नहीं है। हितेश ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह, एक युवा व्यक्ति, गेंद फेंकने के खेल में अपनी आधी उम्र की एक छोटी लड़की के सामने कैसे थक सकता है। हालांकि उसने कई सालों से वास्तविक दुनिया में एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई है, लेकिन यह आभासी वास्तविकता थी। उसे पसीना भी नहीं आना चाहिए था, थकान महसूस करना तो दूर की बात है। क्या हुआ भाई हितेश, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। क्या तुम बीमार हो? जियो हुआ के शब्दों ने उसके स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंचाई। नहीं, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूं, उसने थकी हुई आवाज में कहा। उसकी बातें सुनकर उसने गेंद फेंकना बंद कर दिया। तो फिर क्या तुम आराम करना चाहते हो? फिर हम फिर से खेलना शुरू करेंगे। तुम अभी भी खेलना चाहते हो? नहीं, उसने जोर से सिर हिलाया जिससे वह लगभग रोने लगा। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा आराम करने दो। वह पास के एक पेड़ के पास बैठ जाता है और जिया हुआ उसके पीछे पीछे उसके पास बैठ जाता है। भाई हितेश कहाँ से हैं? उसने पूछा। मैं पृथ्वी नामक एक दूर स्थान से हूँ। धरती, उसकी चमकती आंखों को देखकर हितेश मुस्कुराया। क्या तुम मेरी मातृभूमि के बारे में सुनना चाहोगी? हालांकि यह ज्यादा नहीं है, फिर भी मेरे पास उन जगहों की यादें हैं जहां मैं बचपन में गया था। हाँ, मैं इस पृथ्वी के बारे में कहानियां सुनना चाहता हूँ। तो फिर बहुत अच्छे। हितेश ने शिया हुआ को बचपन में किए गए अपने कार्यों की कहानियां सुनानी शुरू की और वह जल्द ही उसकी कहानियों में खो गई। 1 घंटे तक लगातार कहानी सुनाने के बाद जब उसके पास कहने के लिए सांसें और कहानियां दोनों ही खत्म हो गईं, तो जिया हुआ ने अपनी मुट्ठी में किताब खोली और बोली। चूंकि भाई हितेश ने जिया हुआ के साथ खेला और उसे कहानियां भी सुनाई, इसलिए जिया हुआ तुम्हें भी कहानियां सुनाएगा। उसने कहा। यह जिया हुआ की ओर से तुम्हारे प्रति आभार है भाई हितेश। हितेश ने मना नहीं किया और विनम्रतापूर्वक उसकी प्रशंसा स्वीकार कर ली। हालांकि जब उसने किताब पढ़ना शुरू किया, तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह उसके मुंह से निकले एक भी शब्द को समझ नहीं पा रहा था। ये कहानी से ज्यादा मंत्रोच्चार जैसा लग रहा था, लेकिन वह उसके साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सुनता रहा। जल्द ही अनजाने में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंखें बंद करने के बाद वह अधिक आराम और सहज महसूस करने लगा। लगभग ऐसा लगा जैसे वह किसी तरह के सम्मोहन का अनुभव कर रहा हो। जियाओहा, छोटे ओहा की अजीबोगरीब आवाजें कम हो गई थी। वह उसके शब्दों को समझने लगा था और वह जानकारी जो उसे पहले नहीं पता थी, उसके दिमाग में भर रही थी। ये पूरे 1 घंटे तक चलता रहा। फिर अचानक एक तीखी आवाज ने हितेश को उसकी ध्यान की अवस्था से जगा दिया। आपने स्वर्ग की गुप्त कला सीख ली है। स्वर्ग की गुप्त कला। हितेश की बुदबुदाहट सुनकर जियो हुआ धीरे से मुस्कुराया और अचानक प्रत्येक खिलाड़ी के देखने के लिए आसमान के ऊपर एक भव्य सिस्टम नोटिस प्रकट होता है। खिलाड़ी हितेश दिव्य रैंक कौशल सीखने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। बधाई हो। इस घोषणा ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया, खास तौर पर शीर्ष पर बैठे खिलाड़ियों को। खेल को शुरू हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है, फिर भी किसी ने दिव्य श्रेणी कौशल प्राप्त कर लिया है। ये खिलाड़ी हितेश कौन था और उसने इसे प्राप्त करने के लिए क्या किया? क्या हुआ भाई हितेश? जियो हुआ ने उससे पूछा, जो आकाश की ओर घूरते हुए चकित दिख रहा था। ओह, घोषणा। उसने आकाश में लिखे शब्दों की ओर इशारा किया। लेकिन मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा। आप आकाश में शब्द नहीं देख सकते। उसने अपना सिर हिलाया, जिससे हितेश सोचने लगा, शायद एनपीसी गेम की सूचनाएं नहीं देख सकते। स्वर्ग की गुप्त कला। रैंक दिव्य, महारत स्तर 1। विवरण, स्वर्ग की गुप्त कला के लिए 9 वर्गीय चरण है। प्रत्येक नया चरण एक नई क्षमता को अनलॉक करेगा। स्वर्ग की पहली गुप्त कला, स्वर्ग को भोगने की तकनीक। रैंक दिव्य, महारत स्तर 1। विवरण, प्रति सेकंड 5 क्यूई अवशोषित करता है। केवल कमल की स्थिति में बैठने पर ही सक्रिय किया जा सकता है। जियो हुआ क्यूई क्या है? हितेश ने उससे पूछने का फैसला किया, जिसके बारे में वह मानता था कि इस दुनिया के बारे में उससे अधिक ज्ञान उसके पास है। क्यूई इस दुनिया का सार है। लोग इसका उपयोग साधना के लिए करते हैं। खेती करो। उस बूढ़े आदमी ने भी यही कहा था। मुझे ये कोशिश करने दो।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कौशल को सक्रिय करने से पहले खुद को कमल की स्थिति में बैठने की स्थिति में ले गया। डिंग, आपने पहली बार साधना की है, क्यूई अनुभव को अनलॉक किया है। 5/5000, 10/5000, 15/5000, हर सेकंड साधना करने पर उसका क्यूई अनुभव 5 गुना बढ़ जाता था। इसके अलावा जब उसने स्वर्ग का उपभोग करने की तकनीक को सक्रिय किया तो उसकी सांसें स्वाभाविक रूप से शांत और लयबद्ध हो गईं, और उसका पूरा शरीर तरोताजा महसूस करने लगा, मानो वह हर मौजूदा छिद्र से सांस ले रहा हो। कुछ ही मिनटों के भीतर हितेश को अचानक महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर ठंडक के साथ फट गया है। लगभग ऐसा लगा जैसे उसे किसी गर्म दिन में ठंडे पानी के कुंड में फेंक दिया गया हो। आप अपनी नश्वर बेड़ियों को तोड़ने में सफल हो गए हैं और एक आत्मा प्रशिक्षु बन गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 100। मुझे बस यहाँ बैठकर इस खेल में मजबूत बनने के लिए अभ्यास करना है। कितना उबाऊ है, हितेश ने अनजाने में खुद से सोचा, लेकिन ये सुखद लगता है। लगभग ऐसा जैसे मैं गर्म पानी के स्नान या किसी तरह की चीज में आराम कर रहा हूँ। नाम हितेश। साधना प्रथम स्तर का आत्मा प्रशिक्षु। विरासत कोई नहीं। रक्त रेखा कोई नहीं। शारीरिक का बनावट स्वर्गीय परिष्कृत शारीरिक बनावट। शारीरिक शक्ति 134। मानसिक शक्ति 375। आत्मिक शक्ति 1310। शारीरिक सुरक्षा 110। मानसिक सुरक्षा 1221। भाई हितेश, साधक बनने पर बधाई। जियो हुआ ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ये सब तुम्हारे कारण है। जियो हुआ, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तो फिर हम खेलना जारी रखें। वह गेंद को अपने हाथों में लेकर फेंकने के लिए तैयार खड़ी हो गई। हितेश कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, लेकिन उसने मना नहीं किया और उसके साथ खेलना जारी रखा। आश्चर्य की बात यह थी कि जब वह खड़ा हुआ तो कुछ क्षण पहले की सारी थकान गायब हो चुकी थी। साधक बनते ही उसकी सारी थकी हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त हो चुकी थी। दोनों ने फिर से खेलना शुरू किया, लेकिन गेंद जिस गति से फेंकी जा रही थी वह पहले की तुलना में बहुत तेज लग रही थी। इस बीच खेल की पहली विश्व घोषणा से ही दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। वास्तविक छोटे ओनिया की अमीर और शक्तिशाली कंपनियों ने हितेश नाम के इस खिलाड़ी की असली पहचान जानने की उम्मीद में उसकी तलाश शुरू कर दी। हालांकि ये लगभग असंभव काम था, क्योंकि खेल में खिलाड़ियों की निजता का ख्याल रखा जाता था। अन्य खेलों के विपरीत जहां खिलाड़ी के नाम एक नज़र में देखे जा सकते हैं, कल्टीवेशन ऑनलाइन में ये सुविधा नहीं थी। जब तक व्यक्ति इसकी अनुमति नहीं देता, कोई भी उसका नाम नहीं देख पाएगा, यहां तक कि उसके दोस्त भी नहीं। हितेश की तलाश में बहुत सारे संसाधन और समय खर्च करने के बाद लोगों को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि जब तक हितेश स्वेच्छा से खुद को प्रकट नहीं करता, तब तक उसकी पहचान हमेशा के लिए अज्ञात ही रहेगी। लेकिन सिर्फ यही बात इन लोगों को उसे खोजने की कोशिश छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इंटरनेट, खेल मंचों, यहां तक कि समाचार पत्रों में भी लोग हितेश के बारे में जानकारी देने के लिए असली पैसे देने लगे। यहां तक कि व्यक्ति को स्वयं अपना नाम बताने के लिए हजारों रुपये देने लगे। आभासी वास्तविकता वास्तविक दुनिया में इतनी गहराई से शामिल हो गई है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पेशेवर गेमर्स और शीर्ष रैंकर्स को दुनिया के शीर्ष हस्तियों की तुलना में अधिक प्रसिद्धि और सम्मान मिलता है। वास्तव में कुछ पेशेवर गेमर्स केवल ऐसे ही हर महीने 7 अंक कमाते हैं। वास्तव में यहां तक कि साधारण गेमर्स भी वास्तविक पैसे के लिए इन गेम आइटम बेचकर सामान्य नौकरी करने वाले लोगों की तुलना में अधिक पैसा कमा सकते हैं। इतनी सारी चीजों और आकर्षण के साथ ये स्वाभाविक है कि लोग गेमर बनना चाहेंगे, जहां वे मजे कर सके और पैसा कमा सकें, बजाय इसके कि वे मेहनत वाला काम चुनें। इसके अलावा पिछले वर्ष की गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कम से कम आधी आबादी वर्चुअल गेमर है। कुछ घंटों तक बिना पसीना बहाए गेंद फेंकने के बाद हितेश अचानक रुक जाता है। क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से थकान महसूस हो रही है? जियो हुआ ने उससे पूछा। मेरी बहन मुझे बुला रही है, भोजन का समय हो गया है, उसने कहा। तुम जा रहे हो? उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसे जाने देने में हिचकिचाहट महसूस हुई। उसे डर था कि वह जाने के बाद वापस नहीं आएगा। जियो हुआ को अकेला मत छोड़ो, उसने जल्दी से कहा, लगभग रोते हुए। अधिक जानकारी के लिए कॉम पर जाएं। हितेश ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलने के लिए वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। उद्धरण चिन्ह ... आपका वादा? अगर मैं अपना वादा तोड़ूंगा तो मुझे 10,000 सुइयां निगलनी पड़ेंगी, उसने ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से कसम खाए। ठीक है, तो जियाओ हुआ यही भाई हितेश का इंतजार करेगी। वह उसी पेड़ के पास बैठ गई और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लॉग ऑफ। हितेश की दृष्टि धुंधली हो गई और उसके अंगों की गर्मी धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी दृष्टि में अंधेरा छा गया और वह अब कुछ भी नहीं देख सकता था और न ही कुछ महसूस कर सकता था। भैया, खेल कैसा रहा? उसकी बहन की आवाज उसके पास गूंजी।
यह मजेदार था। उसने एक सौम्य मुस्कान दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर वह उस उज्ज्वल और रंगीन दुनिया को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था जहां उसका शरीर बेकार नहीं था। आज खाने में क्या है? उसने उससे पूछा, जबकि उसे पहले से ही इसका उत्तर मालूम था। चिकन सूप, हितेश ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार वह पिछले कुछ सालों से सूप के अलावा कुछ नहीं खा रहा है। लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसने उसके सिर पर लगा हेलमेट उतार दिया और फिर उसका सिर उठाया और उसके शरीर को बैठने की स्थिति में ला दिया। कुछ देर बाद वह उसे चम्मच से गर्म सूप पिलाने लगी। तापमान कैसा है? उत्तम। कमरे में शांति छा गई और हितेश के सूप पीने की आवाज ही एकमात्र आवाज थी जो सुनाई दे रही थी। हितेश ने जब खाना खत्म कर लिया, जिसमें सिर्फ एक बड़ा कटोरा सूप था, तो उसने उसे वापस बिस्तर पर लेट आ दिया। मैं अभी तुम्हारी सफाई करने के लिए वापस आ जाऊंगी, उसने कहा। कुछ क्षण बाद वह एक तौलिया, गर्म पानी की एक बाल्टी और नए कपड़े लेकर कमरे में वापस आती है। माफ करना भाई, उसने उसे पूरी तरह से नंगा करने से पहले कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यूरो, यह क्या है? मुझे माफ करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमरा तुरंत शांत हो गया। अब तुम क्या कह रहे हो? तुम अजीब बात कर रहे हो भाई, उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं हम उसके शब्द उसके चेहरे पर दबाव डालते हुए एक गर्म तौलिए से बाधित हुए। भाई, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक दिन तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी तब तुम मुझे पैसे लौटा सकते हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आन। हितेश के दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। क्या ऐसा दिन कभी आएगा? वह मन ही मन सोचने लगा। ठीक है, अब तुम पूरी तरह से साफ हो भाई, यहां तक कि तुम्हारी प्यारी सी चीज भी। हे, यूरो ने शर्मीली हंसी के साथ चिढ़ाया। आह, तुम छोटे, मेरे शरीर के साथ मत खेलो क्योंकि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। अरे, तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं छुआ। आपने निश्चित रूप से किया। कमरा हंसी से भर गया। यूरो, धन्यवाद, हितेश ने अचानक कहा। मैं एक दिन तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, यह मैं वादा करता हूँ। उसके लिए कपड़े पहनते हुए यूरो मुस्कुराया। जब वह समय आएगा तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। ठीक है भाई, आज रात का काम खत्म। मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। आह, क्या आप जाने से पहले हेलमेट वापस पहन सकते हैं? तुम खेलना जारी रखना चाहते हो? नींद का क्या? मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात सो पाऊंगा। और गेम खेलना भी नींद माना जाता है, आप जानते हैं। अगर तुम्हें इसकी लत लग गई तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? केवल आज रात, ठीक है? आन। भाई हितेश, तुम सचमुच वापस आ गए। जियो हुआ उसे कहीं से भूत की तरह प्रकट होते देख तुरंत प्रसन्न भाव से खड़ी हो गई। मैंने तुमसे वादा किया था, उसने उसकी पीठ थपथपाई, जो स्पष्ट संकेत देते हुए अपना सिर उसकी ओर हिला रही थी। अब जब तक आर्य निकल आए हैं तो तुम क्या करना चाहती हो? फिर उसने पूछा। खेल खेलो, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मैंने सोचा था, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हितेश ने पूरी रात बिना किसी चिंता के जियो हुआ के साथ खेलना जारी रखा। इस बीच अन्य खिलाड़ी या तो खुद को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने की कोशिश कर रहे थे या पहले से ही अपनी ताकत को पीसने की प्रक्रिया में थे। खिलाड़ियों को अपनी नई गहन शक्ति पर भी निर्भरता हो गई, जिसमें मुट्ठी से चट्टानों को तोड़ने और मीटरों दूर तक छलांग लगाने की शक्ति शामिल थी। इससे उन्हें श्रेष्ठता का एहसास हुआ और इससे उन्हें अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि वास्तविक दुनिया में अपंग और अंधे व्यक्ति के लिए हितेश को अपना सारा समय सिर्फ शियाहुआ के साथ खेलने में व्यतीत करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, जिसकी शक्ल उसकी छोटी बहन से काफी मिलती जुलती है। रात्रि के आकाश के नीचे की दुनिया स्थिर लग रही थी, केवल दो छायादार आकृतियां और एक गेंद ही गतिशील थी। जियो हुआ, क्या तुम्हें इतनी देर तक यहाँ खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी? अगर तुम जल्दी वापस नहीं लौटी तक। ओ, क्या तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं होंगे? हितेश ने उससे पूछा जब उसने देखा कि वह लगभग पूरे दिन उसके साथ यहाँ खेल रही है। ये ठीक है, जिया हुआ हमेशा यहाँ अकेले ही खेलती रहती है, इसलिए उन्हें इसकी आदत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उसके साथ बिताए हर पल के साथ उसके प्रति उसकी दया बढ़ती जा रही थी। जियो हुआ, क्यों ना हम खेलने से आराम लें और मैं तुम्हें कुछ और कहानियां सुनाऊं। कहानियां। जादुई शब्द सुनते ही उसकी आंखें रात के आकाश के तारों की तरह चमकने लगी और वह तुरंत पेड़ के पास बैठ गई। हितेश उसके पीछे गया और उसके पास बैठ गया। आज मैं तुम्हें जो कहानियां सुनाऊंगा वे मेरी मातृभूमि की परिकथाएं हैं। परिकथाएं, पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों जैसी? ठीक है, बिल्कुल नहीं। परिकथाएं किंवदंतियों या ऐसी ही अन्य कहानियों की बजाय मनोरंजन के लिए बनाई गई छोटी कहानियां होती हैं। वे शुद्ध कल्पना होती हैं, इसलिए वास्तविक नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जब आप इसे सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हितेश ने उसे पृथ्वी की प्रसिद्ध और क्लासिक परिकथाएं सुनानी शुरू की, जो उसने बचपन में सुनी थी, जैसे कि एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की को जहर देना।
जो एक राजकुमार के चुंबन के कारण जाग गई थी, समुद्र में जलपरियां और समुद्र में समुद्री डाकुओं की लड़ाई। हालांकि हितेश को इन कहानियों के बारे में सुने हुए कई साल हो गए थे, फिर बड़ी ही वह उन्हें स्पष्ट रूप से याद करने में सक्षम था और शियाहुआ का भरपूर मनोरंजन कर पाता था, जो इस शैली की कहानियों का आदी नहीं था। ये लोग, क्या ये सब नश्वर हैं? उसने अचानक उससे पूछा। मेरी जानकारी के अनुसार हाँ। ये पौराणिक जानवरों द्वारा दुनिया पर राज करने या अमर लोगों द्वारा स्वर्ग को उलट देने की कहानियों जैसा कुछ नहीं है। ये सामान्य है, फिर भी ये बहुत मनोरंजन देता है। उसे नहीं पता था कि इन कहानियों का केंद्र होने के बावजूद नश्वर लोग इतने मनोरंजक हो सकते हैं। क्या तुम्हारे पास जियोहुआ को सुनाने के लिए कोई और परीक्षा है? उसने पूछा। अधिक जानकारी के लिए lightnovel.com पर जाएं। दुर्भाग्यवश मुझे बस इतना ही याद है, लेकिन मैं बाद में आपको बताने के लिए कुछ और बातें ढूंढूंगा। यह एक वादा है, यह एक वादा है। हितेश मुस्कुराया। ठीक है, तो अब जियाहुआ की बारी है पढ़ने की। उसने वह की किताब खोली जिससे वह उसे स्वर्ग की गुप्त कला सिखाती थी। ये तो हितेश ने सोचा कि क्या वह उसे कोई और हुनर सिखाने जा रही है। हालांकि भाई हितेश ने पहले ही तकनीक सीख ली है, लेकिन आपने अभी तक इसमें बड़े पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। हालांकि आपके शक्तिशाली समझ कौशल के साथ जियोहुआ का मानना है कि भाई हितेश कुछ ही समय में इसमें महारत हासिल कर लेंगे। इस प्रकार उसने पढ़ना शुरू किया। हालांकि इस बार हितेश सिर्फ शुरुआत से ही सब कुछ समझ पाया था, लेकिन बाद में उसे सब कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वह एक ऐसी कहानी सुन रहा था जिसका कथानक जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे गहरा होता जाता है और रहस्यमय और गहरा होता जाता है। जियाहुआ को केवल 1 दर्जन पृष्ठों वाली इस पुस्तक को पढ़ने में लगभग 1 घंटा लगा। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसने हितेश की तरफ देखा कि उसके चेहरे पर क्या भाव थे। वह आंख बंद करके शांत बैठा था और उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सम्मोहन में था। भाई हितेश सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसने खुद से कहा। दूसरों को जो समझने में कई प्रयास लगते हैं, उसे समझने में आपको सिर्फ एक बार का समय लगता है। दूसरों को जो सीखने में कई साल लगते हैं, आप उसे सिर्फ कुछ घंटों में सीख जाते हैं। वह लगातार उसके चेहरे को घूर रही थी, मानो वह उसके हाव भाव से मंत्रमुग्ध हो गई हो। तुम कौन हो? सच में स्वर्ग की गुप्त कला के प्रति आपकी समझ बहुत बढ़ गई है। स्वर्ग की गुप्त कला महारत का स्तर बढ़ा दिया गया है। 1-2 आपने स्वर्ग की दूसरी गुप्त कला सीख ली है, स्वर्ग को विभाजित करने वाली तलवार का प्रहार। स्वर्ग की दूसरी गुप्त कला, स्वर्ग को विभाजित करने वाली तलवार का प्रहार। रैंक दिव्य, महारत स्तर 1, विवरण 10,000 क्यूई की खपत करता है। सक्रिय करने के लिए तलवार चलाना आवश्यक है। प्रकाश का एक स्तंभ बनाता है जो अपने रास्ते को रोकने की हिम्मत करने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। जब हितेश ने फिर से अपनी आंखें खोली तो जियाहुआ अपना सिर उसकी गोद में टिकाए हुए थी और रात का आसमान बहुत पहले ही बीत चुका था और सूरज क्षितिज में झांक रहा था। क्या सुबह हो चुकी है? उसे आश्चर्य हुआ कि वह कब से उस मदहोशी की हालत में था। ओह, तुम जाग गए हो भाई? हाँ छोटी हितेश। जियाहुआ ने अपनी आंखें रगड़ी और लापरवाही से उठ बैठी। क्या तुमने अपने ज्ञानोदय के दौरान कुछ नया सीखा? ज्ञान प्राप्ति, क्या यही वह अनुभूति थी? मैं समझ गया। ठीक है, मैं स्वर्ग की पदकला के दूसरे चरण तक पहुंच गया हूं और स्वर्ग विभाजन तलवार प्रहार सीख लिया है। जियाहुआ ने अपनी आंखें सामान्य से थोड़ी अधिक चौड़ी करके उसे देखा। ऐसा लग रहा था कि वह आश्चर्य से भरी हुई थी। अच्छा काम किया भाई हितेश। कुछ देर बाद उसने उसे अंगूठा दिखाया। लेकिन आपकी साधना का आधार कम है, इसलिए आप इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि इसके सक्रियण के लिए मुझे 10,000 क्यूई की आवश्यकता है। क्या ये वही क्यूई है जिसे मैं साधना करते समय अवशोषित करता हूं? उसने उसके प्रश्न पर सिर हिलाया। इसमें लिखा है कि मेरे पास अभी 5,010/10,000 क्यूई है। यदि मैं इसे अधिकतम कर दूं और कौशल का उपयोग करूं, तो क्या मेरी क्यूई समाप्त नहीं हो जाएगी और मुझे इसे वापस प्राप्त करने तक साधना करनी होगी? आपकी क्षीण हुई क्यूई स्वाभाविक रूप से तब तक ठीक हो जाएगी जब तक कि यह अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ जाती। इसलिए आपको हर बार तकनीक का उपयोग करने के लिए साधना नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि क्यूई को स्वाभाविक रूप से ठीक होने में समय लगता है और यह आपकी साधना को धीमा कर देगा। यही कारण है कि साधक अपनी क्यूई का व्यर्थ उपयोग नहीं करते। जियोहुआ ने उसे ऐसे समझाया जैसे वह कोई विशेषज्ञ हो। इसके अतिरिक्त, यदि आपकी क्यूई एक निश्चित बिंदु से नीचे गिर जाती है तो आपका शरीर तब तक कमजोर अवस्था में रहेगा जब तक कि आप अपनी क्यूई को ठीक नहीं कर लेते। चरम मामलों में आप चेतना खो सकते हैं या यहां तक कि साधना करने की क्षमता भी खो सकते हैं। हितेश ने सारी जानकारी को पचाने में अपना समय लगाया।
तो अगर मेरे पास 100 क्यूई है और मैं एक ऐसा कौशल इस्तेमाल करता हूं जिसके लिए 10 क्यूई की जरूरत होती है, तो मेरी बची हुई 90 क्यूई स्वाभाविक रूप से बिना किसी साधना की जरूरत के 100 पर वापस आ जाएगी। उसने उससे सिर्फ मामले को देखते हुए पूछा। उसे सिर हिलाते देख हितेश को पूरी तरह से सिस्टम समझ में आ गया। तो ये किसी भी दूसरे गेम की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव है जिसके लिए ज्यादा प्रबंधन की जरूरत होती है। क्यूई कौशल के लिए जरूरी है, लेकिन खेती में सफलता के लिए भी जब तक जरूरी न हो, इसका इस्तेमाल करना समझदारी नहीं होगी। धन्यवाद जिया हुआ, अगर तुम न होते तो मैं अभी भी अनजान होता। भाई हितेश कृतज्ञता शब्दों से नहीं बल्कि काम से दिखाई जाती है। उसने अपना सिर थपथपाया जिससे वह हंस पड़ा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, उसने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। जियो हुआ के संतुष्ट होने के बाद हितेश खड़ा हुआ और बोला, मेरे लिए फिर से जाने का समय हो गया है, लेकिन मैं बाद में वापस आऊंगा। इस बार जियाओ हुआ ने उसे नहीं रोका और सिर हिलाया। अलविदा भाई हितेश, जब तुम वापस आओगे तो जियाओ हुआ के साथ फिर से खेलोगे, ठीक है? यहाँ तुम इसका इस्तेमाल मुझे कॉल करने के लिए कर सकते हो। उसने उसे एक हार दिया जो उसने अभी अभी अपने गले से उतारा था। हितेश ने बिना ज्यादा सोचे हार स्वीकार कर लिया। तो मैं तब छोटे उम्र से बाद में मिलूंगा। उसने भूत की तरह सूरज की रोशनी से गायब होने से पहले उसकी ओर हाथ हिलाया। हितेश के जाने के बाद जियाओ हुआ ने उसे देखा जहां वह लॉग ऑफ करने से पहले खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह विद था। जियाओ हुआ के साथ खेलने के लिए धन्यवाद। उसका शरीर अचानक फड़कने लगा और उसका शरीर सुंदर रोशनी से चमक उठा। यह मजेदार था, सचमुच बहुत मजेदार। उसका शरीर धीरे धीरे जुगनू जैसी छोटी रोशनी यो में टूट गया और बादलों की ओर तैरने लगा और गायब हो गया। बधाई हो, खिलाड़ी हितेश ने दुनिया की पहली हिडन क्वेस्ट पूरी कर ली है। भाई हितेश, उस रात तारों भरे आकाश में एक मीठी और बचकानी आवाज गूंज उठी। सुप्रभात भाई, सुबह मेरे पास नाश्ता है, उसने सूप का कटोरा बिस्तर पर रखी मेज पर रखते हुए कहा। रॉक, क्या मैं आपसे एक काम मांग सकता हूँ? हितेश ने उससे पूछा क्योंकि उसे अस्पताल में मरीज की तरह खाना खिलाया जा रहा था। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह, मैं आज रात कुछ परियों की कहानियां सुनना चाहती हूँ। उसके शब्दों ने उसे अचंभित कर दिया क्योंकि उसे इस तरह के अनुरोध की उम्मीद नहीं थी। परिकथाएं क्यों? उसने चिंतित स्वर में पूछा। उसे डर था कि कहीं बीमारी ने उसके दिमाग को खराब न कर दिया हो। उन्होंने बताया, मैंने खेल में एक दोस्त बनाया और वह एक युवा एनपीसी है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे और भी परियों की कहानियां सुनाऊंगा। आप एनपीसी को परियों की कहानियां सुना रहे हैं? भाई, आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? यूरो ने आह भरी, ये सोचकर कि वह कितना मूर्ख था। इस तथ्य से मूर्ख मत बनिए कि वे एनपीसी हैं और यह सोचिए कि वे आपके समय के लायक नहीं हैं। वे असली खिलाड़ियों की तरह चलते हैं, सोचते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और बोलते हैं। जब तक आप उनसे नहीं पूछेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वे असली खिलाड़ी हैं या नहीं। हाँ हाँ, बस उसके साथ कुछ अजीब मत करना, ठीक है? अजीब? मैं कुछ अजीब क्यों करूंगा? हितेश ने पूछा। क्या तुमने नहीं सुना? एनपीसी को अनुचित तरीके से छूने के कारण बहुत से विकृत लोगों को मार दिया गया है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार इस खेल में मौत की सजा बहुत कठोर है। विकृत लोग एनपीसी को छू रहे हैं। आप इस खेल में ऐसा कर सकते हैं? हितेश ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाई। कितना गहरा खेल है। तुम कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे हो, है ना? इसके बारे में सोचना भी मत भाई। मैं तुम्हारी बहन के रूप में तुम्हें ऐसा करने से मना करती हूँ। ये तभी संभव है जब आप बड़ी हो, है ना? वह मुस्कुराया। तो मैं तुम्हारी देखभाल करना बंद कर दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई किसी तरह का विकृत व्यक्ति है जो एनपीसी को छूना पसंद करता है? कुछ लोगों के विपरीत मेरे पास नैतिकता है। तुम्हें पता है। उसने आह भरी और बोलना जारी रखा, वैसे यह मृत्युदंड क्या है और अगर तुम मर गए तो क्या होगा? उसे खेल में विकृत लोगों की तुलना में इसमें अधिक दिलचस्पी थी। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके अनुसार कुछ लोग मृत्यु के बाद साधना करने में असमर्थ हो गए, जबकि कुछ ने तो अपनी साधना का आधार ही पूरी तरह खो दिया, जिसके कारण उन्हें पुनः शुरुआत से साधना शुरू करनी पड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉम पर जाएं। हितेश ने सोचा, तो आपको मूल रूप से शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी। ये वास्तव में एक खेल के लिए बहुत कठोर है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने नए कंसोल खरीदने की कोशिश भी की है, लेकिन सोचिए क्या हुआ। वे अभी भी उसी चरित्र के साथ खेल में दिखाई देते हैं। तो हम एक ही चरित्र तक सीमित हैं, चाहे कुछ भी हो। हितेश इस तरह की प्रणाली बनाने के पीछे खेल निर्माताओं के उद्देश्य को समझ नहीं पाता है। ये लगभग ऐसा है मानो वे चाहते हैं कि मनुष्य किसी दूसरी दुनिया में रहें, जहां जीवन यथासंभव यथार्थवादी हो। भाई, मेरे लिए स्कूल जाने का समय हो गया है। मैं घर लौटते समय कुछ परियों की कहानियां पढ़ूंगी। उसने जाने से पहले कहा। धन्यवाद।
वह यहाँ नहीं है। हितेश ने एक छोटी सी आकृति की तलाश में इधर उधर देखा, लेकिन जिया हुआ कहीं नहीं दिखी। मुझे लगता है कि वह घर चली गई है। उसने बैठकर उसका इंतजार करने का फैसला किया। सेकंड मिनटों में बदल गए और मिनट घंटों में बदल गए। रात होने तक हितेश पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा, साधना करता रहा और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि समय इतनी जल्दी बीत गया था। 10,000 बटा 10,000। आपने सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर लिया है। आप दूसरे स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस तक पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 150। 10,000 5 बटा 20,000। 20,000 बटा 20,000। आपने सफलता का ए लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर लिया है। आप तीसरे स्तर के आत्मा प्रशिक्षु तक पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 200। 20,000 5 बटा 40,000। 40,000 बटा 40,000। आपने सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर लिया है। आप चौथे स्तर के आत्मा प्रशिक्षु तक पहुंच चुके हैं। सभी आंकड़े जोड़ 250। 80,000 बटा 80,000। आपने सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर लिया है। आप पांचवें स्तर के आत्मा प्रशिक्षु तक पहुंच चुके हैं। सभी आंकड़े जोड़ 300। 1,48,550 बटा 1,60,000। हितेश ने तब तक साधना बंद नहीं की जब तक कि उसके खाने का समय नहीं हो गया। हम आज खेल नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। कम से कम अगली बार जब हम मिलेंगे तो मेरे पास कहानियां तैयार रहेंगी। ऑग ऑफ करने से पहले उसने कुछ देर रात के आसमान को देखा। हितेश को खाना खिलाने और उसे साफ करने के बाद यूरो ने उससे परियों की कहानियां पढ़ना शुरू किया, जैसे एक माँ सोने से पहले अपने बच्चे को कहानियां सुनाती है। लेकिन उसकी आवाज अभी भी इतनी अपरिपक्व थी कि एक असली माँ जैसी नहीं लग रही थी। मेरा वर्णन कैसा था? उसने उससे शिष्ट स्वर में पूछा। ये बहुत बुरा था। क्या ठीक है? अगली बार आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। मुझे माफ कर दो यूरो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हितेश ने जल्दी से खुद को सुधारा। तुम्हारी आवाज इतनी स्वर्गीय थी कि मुझे लगा कि तुम एक असली परी हो। यूरो शर्मा गई। ये बचकानी कहानियां जोर से पढ़ना शर्मनाक था। तुम्हें पता है, उसने बाद में कहा, मैं तुम्हारा ये कर्ज याद रखूंगी। हाँ, मैं तुम्हें अपनी जान भी दे दूंगा, इसलिए मेरे लिए कुछ और परियों की कहानियां ढूंढो, ठीक है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूरो। कोई उत्तर न मिलने पर उसने उसे पुकारा। भाई कृपया ऐसी बातें फिर कभी मत कहना, यूरो ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। उसकी आवाज में कुछ दुख था। हितेश को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने गलती कर दी है। मुझे माफ कर दो, उसने तुरंत माफी मांगी। जब तक तुम समझते हो। यूरो ने प्रकाश बंद करने के लिए उसकी तरफ से हटते हुए कहा। भाई देर हो रही है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। शुभ रात्रि भाई, शुभ रात्रि। अपने कमरे के अंदर यूरो ने हमेशा की तरह सोने से पहले कुछ देर तक अपने फोन पर इंटरनेट सर्फिंग की। ये खिलाड़ी हितेश बहुत रहस्यमय और हैरान करने वाला है। खेल के शुरू होने के सिर्फ 2 दिनों में ही वह दिव्य रैंक कौशल प्राप्त करने और एक छिपे हुए क्वेस्ट को पूरा करने वाला पहला खिलाड़ी बनने में सक्षम हो गया। क्या वह इंसान भी है? स्कूल और हितेश की वजह से खेल नहीं खेल पाने के बावजूद वह खेल के बारे में नवीनतम जानकारी रखती थी, ताकि जब खेलने का समय आए तो उसे बहुत ज्यादा खोया हुआ महसूस न हो। इस बीच मेरा भाई एक युवा एनपीसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह उस विचार पर कड़वाहट से मुस्कुराए। वाह, उसका इनाम तो पहले ही बढ़कर 5 मिलियन हो गया है। इस एक खिलाड़ी को खोजने के लिए अन्य लोग जो प्रयास और पैसा खर्च करने को तैयार थे, उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी प्रसिद्धि, कितनी ईर्ष्यालु। उसने फोन बंद किया और आंखें बंद कर लीं। भाई भी स्पॉटलाइट में रोशनी से जगमगाता रहता था। उसने आह भरते हुए धीरे धीरे सो जाने से पहले कहा। खोज कैसी चल रही है? क्या आपको इस खिलाड़ी हितेश के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है? एक सुंदर युवक अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके सिर पर कल्टीवेशन ऑनलाइन का कंसोल हेलमेट अभी भी था। उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े अधेड़ उम्र के आदमी पर थी। माफ कीजिए युवा मास्टर, लेकिन यह खिलाड़ी अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा प्रस्ताव भी उसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थके हुए स्वर में कहा। वह हितेश के बारे में जानकारी की तलाश में पिछले 2 दिनों से बिना सोए रहा है, लेकिन अफसोस परिणाम निराशा के एक बॉक्स में वापस आ गए हैं जिसमें बहुत कुछ नहीं है। चारा नहीं खा रहे हो? फिर तो हमें बस प्रलोभन बढ़ाना है। जाओ और इनाम को 20 मिलियन तक समायोजित करो। जब तक ये खिलाड़ी पहले से ही बहुत अमीर नहीं है, तब तक वह निश्चित रूप से देर सवेर चारा खाएगा, युवक ने लापरवाही से कहा, जैसे कि 20 मिलियन का उसकी नज़र में कोई मतलब नहीं है। समझ गया। फिर अधेड़ उम्र का आदमी युवक को अकेला छोड़कर चला गया। मैं इस खिलाड़ी को अपने कब्जे में लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये व्यक्ति या तो लेडी लक का बच्चा है या फिर गेम के निर्माताओं से उसका संबंध है, जिससे उसे गेम में ऐसी चीजें हासिल करने का मौका मिलता है जो आम लोगों को कभी नहीं मिल पाती। अगर मैं उसे अपने गुट में शामिल कर लूं, तो मेरे परिवार का दर्जा निश्चित रूप से बढ़ जाएगा।
दुनिया भर में इसी तरह के दृश्य खेले गए, जिसमें कई उच्च पदस्थ व्यक्ति इस खिलाड़ी हितेश के बारे में अधिक जानने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे थे, जो पहले से ही खेल में बाकी सभी से प्रकाश वर्ष आगे है। इस बात से अनजान कि हितेश को अभी भी पता नहीं है कि उसने कुछ सिस्टम घोषणाओं के कारण वास्तविक दुनिया में कितनी हलचल मचा दी है। जबकि कल्टीवेशन ऑनलाइन हितेश की नज़र में सिर्फ एक खेल है, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा नहीं था, जिनके अपने गुप्त उद्देश्य हैं। नाश्ता करने के बाद हितेश खेल में चला गया, लेकिन अफसोस जियो हुआ कि छोटी आकृति अभी भी कहीं नहीं मिली थी। क्या इतनी देर तक बाहर रहने की वजह से उसे अपने परिवार से परेशानी हुई? उसने इस संभावना के बारे में सोचा। शायद वह झूठ बोल रही थी कि उसका परिवार चिंता नहीं करता ताकि हम थोड़ी देर और खेल सकें। हितेश ने आह भरी, उस खुशमिजाज छोटी लड़की को याद करके। उसके बिना इस दुनिया में और क्या करना है? ताकत, दौलत, शोहरत, हितेश को इनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस मौज मस्ती करना चाहता था और अपने शरीर का सामान्य तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था, कुछ ऐसा जो वह वास्तविक दुनिया में हासिल नहीं कर सकता था। उसने वह हार निकाला जो उसने जाने से पहले उसे दिया था। अपना सिर हिलाते हुए उसने आह भरी, मुझे इतना अधीर नहीं होना चाहिए। मैं उसका वैसे ही इंतजार करूंगा जैसे उसने मेरे लौटने का इंतजार किया था। इस प्रकार वह फिर से साधना करने बैठ गया। हालांकि शुरू में यह उबाऊ था, लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे साधना करने का आदी होता गया, उसे आनंद आने लगा, जैसे झपकी के दौरान मालिश करवाना। समय तेजी से बीत गया और रात का आकाश एक बार फिर दिखाई देने लगा। 1,60,000 बटा 1,60,000। आपने सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर लिया है। आप छठे स्तर के आत्मा प्रशिक्षु तक पहुंच चुके हैं। सभी आंकड़े जोड़ 350। 3,20,000 बटा 3,20,000। आपने सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर लिया है। आप 7वें स्तर के आत्मा प्रशिक्षु तक पहुंच चुके हैं। आपने उन्नत इंद्रियां सीख ली हैं। सभी आंकड़े जोड़ 400। उन्नत संवेदना, रैंक, NA, विवरण, सभी उपलब्ध इंद्रियों के कार्यों को स्थायी रूप से बढ़ाता है। सक्रियण की आवश्यकता नहीं है। 3,20,295 बटा 6,40,000। अगले स्तर तक आगे बढ़ने में समय लगता जा रहा है और हर स्तर के साथ इसकी आवश्यकता दोगुनी होती जा रही है। अभी और कितने स्तर हैं? हितेश ने सोचा, लेकिन ये जानते हुए कि वह अभी भी एक प्रशिक्षु है। उसे बाद के चरणों के बारे में चिंता होती है। इस दर पर बाद के चरणों में एक स्तर आगे बढ़ने के लिए लगातार 1 महीने की साधना करनी होगी। ये साधना एक बहुत बड़ा काम है। जैसे ही हितेश आज रात के लिए लॉग ऑफ करने वाला था, आसमान में एक घोषणा दिखाई दी, जिसने नीचे से अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर ली। बधाई हो, खिलाड़ी व्हाइट लोट सर्वेंट पाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। जबकि हितेश को आश्चर्य हो रहा था कि इस व्हाइट लोट्स ने किस तरह का सेवक प्राप्त किया है, बाकी सभी लोग खिलाड़ी हितेश के बजाय खिलाड़ी व्हाइट लोट्स को देखकर आश्चर्यचकित थे, जिसके बारे में माना जाता था कि वह दुनिया के लिए एक और झटका है। लेकिन निश्चित रूप से कई खिलाड़ियों को ये जानकर राहत मिली कि हितेश अब दुनिया में एकमात्र पूर्वज नहीं होगा। पूर्वज समुदाय द्वारा बनाया गया एक शीर्षक है जो उन लोगों को संदर्भित करता है जो हितेश की पहली घोषणा के बाद विश्व में प्रथम के रूप में सिस्टम में दिखाई दिए हैं। नौकर। हितेश को अचानक नौकर पाने की इच्छा होने लगी, लेकिन कोई नौकर कैसे प्राप्त कर सकता है? गेम से लॉग ऑफ करने के बाद यूरो अपने हाथों में डिनर लेकर पहले से ही उसके पास थी। यूरो, इस खेल में तुम नौकर कैसे प्राप्त करती हो? उसने उससे पूछने का निश्चय किया। नौकर, क्या किसी ने पहले से ही नौकर हासिल कर लिया है? उसने जिज्ञासा से पूछा। इसके अलावा मुझे नौकर हासिल करने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह व्हाइट लोट्स नाम का कोई व्यक्ति था। व्हाइट लोट्स। यूरो ने तुरंत उस नाम को पहचान लिया। वह इस समय शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है, जिसका 5वें स्तर की स्पिरिट अप्रेंटिस में साधना आधार है। इसके अलावा वह असल जिंदगी में भी एक अमीर युवती है। 5वें स्तर के आत्मा प्रशिक्षु को शीर्ष माना जाता है। हितेश, जो पहले से ही 7वें स्तर का आत्मा प्रशिक्षु है, ये सुनकर आश्चर्यचकित था कि कोई व्यक्ति जो उससे पूरे 2 स्तर पीछे है, शीर्ष पर है। क्या वे वाकई शीर्ष खिलाड़ी हैं? मैंने मुश्किल से ही अब यास किया और मैं पहले से ही शीर्ष रैंक वालों में से 1 से 2 स्तर ऊपर हूँ। उसने आश्चर्य व्यक्त किया। यूरो, इस समय खेल में सबसे अधिक साधना किसकी है? मेरा मानना है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लाइटनिंग एम्परर के नाम से जाना जाता है, जो 6ठे स्तर का आत्मा प्रशिक्षु है। वाह, कितना अजीब नाम है। यही तो तुम्हें चिंता है। यूरो ने हंसते हुए कहा। बताओ, अब तुम्हारी साधना क्या है? चूंकि तुमने अब ना ज्यादातर समय इधर उधर भटकने में बिताया है, तो ये बहुत कम होनी चाहिए, है ना? मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम एक दूसरे स्तर के आत्मा प्रशिक्षु हो। हितेश मुस्कुराया। गलत। प्रथम स्तर की आत्मा प्रशिक्षु। फिर गलत। क्या? मुझे मत बताओ, तुम्हें अभी भी खेती करनी है। यूरो, मैं तुम्हारी नजरों में कब से इतना दयनीय और कमजोर हो गया हूँ?
तुम्हारा भाई निराश है, हितेश ने दुखी स्वर में कहा। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी खेल में कोई नहीं हूँ। और जैसा कि तुमने कहा है, मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी करो और मेरे साथ खेलो ताकि हम साथ मिलकर कुछ कर सकें। इस सप्ताह ये संभव नहीं है क्योंकि अभी भी मेरा स्कूल है। लेकिन अगले सप्ताह जब गर्मी की छुट्टियां शुरू होंगी तो यह निश्चित है। स्कूल, मुझे ईर्ष्या हो रही है। हितेश ने कड़वी मुस्कान दी। स्कूल जाना कोई ईर्ष्या की बात नहीं है भाई, यह उबाऊ और थकाव है। यूरो ने आह भरते हुए कहा। लेकिन मैं अभी भी तुमसे और वहां के हर छात्र से ईर्ष्या करता हूँ। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। कुछ और मिनट बात करने के बाद यूरो सोने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई और हितेश खुद भी सो गया। अगर वह कल तक नहीं आती है तो मुझे उस हार का उपयोग करना चाहिए, सोने से पहले उसने खुद से कहा।